क्या आपको याद है 1970s की सुपरहिट मूवी अमर अकबर एंथनी? यहाँ पर सेम फैमिली, सेम कंट्री के होने के बावजूद अमर की शादी 7 फेरों से, अकबर की शादी निकाह से और एंथनी की शादी चर्च में क्यों हुई थी? ये भी तेरा बेटा, अपन भी तेरा बेटा, ये हिसाब से तो अपन दोनों भाई भाई होना मांगता। इसका रीजन है कि इंडिया में यूनिफॉर्म सिविल कोड, जिससे हम समान नागरिक संहिता या यूसीसी भी कहते हैं, वो नहीं है। तो आखिर क्या है यूसीसी? आखिर इलेक्शंस के आसपास टीवी पर यूसीसी के बारे में क्यों सुनने को मिलता है? क्या यूसीसी का ना होना एक मेन रीजन है कि इंडिया में वुमेन्स को उनके पूरे राइट नहीं मिलते हैं? आइए इस वीडियो में इसी चीज के बारे में जानने की कोशिश करते हैं। हेलो एवरीवन, मेरा नाम वरुण है और मैं इस चैनल पे ऐसे ही ऑनगोइंग इश्यूज की लीगल कॉन्सेप्ट्स को इजी भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हाल ही में लॉ कमिश्नर ऑफ इंडिया ने पब्लिक और रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन से यूसीसी पर व्यूज मांगे थे। बीजेपी के 2014 और 2019 के मैनिफेस्टो में भी ये लिखा था कि सरकार आते ही यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा और हाल ही में कुछ स्टेट्स ने यूसीसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए एक्सपर्ट्स कमेटी भी बनाई है। भारतीय जनता पार्टी में अभी भी कहना चाहता हूं देश की जनता को कि यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने के लिए अड़ीग है, ऑफर है और हम लाकर रहेंगे। वहीं पर कुछ ऑपोजिशन पार्टीज और स्कॉलर्स का कहना है कि यूसीसी इंडिया की सेक्युलरिज्म और रिलीजियस फ्रीडम के लिए बहुत बड़ा खतरा है। आइए इस वीडियो के लिए पहले हम देखते हैं कि यूसीसी क्या है, फिर इसके फायदे क्या हैं और लास्टली कुछ लोग इसके अगेंस्ट क्यों हैं। और तो और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में होने के बावजूद अभी तक यूसीसी को इम्प्लीमेंट क्यों नहीं किया गया है। यूसीसी को समझने से पहले हमें क्रिमिनल लॉ और सिविल लॉ के बीच में डिफरेंस को समझना होगा। क्रिमिनल लॉ ऐसे क्राइम से डील करता है जो होते तो एक इंडिविजुअल के अगेंस्ट है, पर उसका इम्पैक्ट पूरा सोसाइटी पर पड़ता है, जैसे कि रेप, जिसका इम्पैक्ट पड़ता है पब्लिक सेफ्टी पर, और ऐसे इंसिडेंट्स के बाद यूजुअली पब्लिक फेयर और इंक्रीज हो जाता है। और तो और ऐसे इंसिडेंट्स में अक्यूज को जेल की पनिशमेंट दी जाती है और अक्यूज को प्रोसिक्यूट करने की लायबिलिटी भी गवर्नमेंट पर होती है। सिविल लॉ ऑन द अदर हैंड ऐसे एक्ट से डील करता है जिसका इम्पैक्ट सिर्फ इंडिविजुअल पर ही पड़ता है। ये जनरली लोगों के पर्सनल रिलेशन से डील करता है। एग्जाम्पल के तौर पर मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, ये सभी लोगों के पर्सनल लॉ से डील करता है और इसे सिविल लॉ कहते हैं। और तो और क्योंकि इस केस में वॉयलेशन सिर्फ एक इंडिविजुअल को इम्पैक्ट करता है, तो इस केस में विक्टिम को कंपनसेशन दिया जाता है। इसे और बेहतर समझने के लिए हम मैरिज का एक एग्जाम्पल लेते हैं। मैरिज कैसे होगी, किस विधि से होगी, कौन से रूल्स फॉलो होंगे, ये सभी उनके पर्सनल लॉ से गवर्न किया जाएगा और सिविल लॉ कहलाएगा। पर अगर मैरिज के बाद किसी पर डोमेस्टिक वायलेंस होता है तो वो क्रिमिनल लॉ से डील किया जाएगा, बिकॉज इसका इम्पैक्ट पूरी सोसाइटी पर पड़ेगा। इंडिया में जहाँ क्रिमिनल लॉज यूनिफॉर्म है, मतलब कि चाहे वो हिंदू हो या मुस्लिम, दोनों को ही डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट के अंदर प्रोसिक्यूट किया जाएगा। वहीं पर सिविल लॉज डिफरेंट, जैसे कि हमारे अमर अकबर एंथनी वाले एग्जाम्पल में हिंदूज की मैरिज 7 फेरों से और मुस्लिम की मैरिज निकाह से हुई। सिमिलरली हिंदू मैरिज एक्ट में भी मैरिज की मिनिमम एज 18 ईयर्स है, पर मुस्लिम लॉ में प्यूबर्टी पर मैरिज को अलाउ किया जाता है। तो फिर ये डिफरेंसेस क्यों एग्जिस्ट करते हैं? आइए इसे जानने के लिए हम कॉन्स्टिट्यूशन पर जाते हैं। ब्रिटिश रूल के टाइम पर इंडिया में ऑलरेडी एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ था, पर सभी पर्सनल लॉज उनके रिलीजन से डिफरेंटली गवर्न किए जाते थे। ना सिर्फ ये ब्रिटिशर्स की डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी के अनुसार था, पर क्योंकि ब्रिटिशर्स का मेन फोकस कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन पर था, तो अगर पर्सनल लॉज में कुछ डिस्क्रिमिनेशन हो भी रहा है, वुमेन्स को राइट नहीं भी मिल रहे हैं, उन्हें इन सब चीजों से कुछ लेना देना नहीं था। फाइनली जब इंडिपेंडेंट इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने यूसीसी का इशू आया, उनके इस मुद्दे पर 2 डिफरेंट ओपिनियंस थे। बाबा साहेब अम्बेडकर जैसे लोगों का कहना था कि यूसीसी आने से डिस्क्रिमिनेटरी रिलीजियस प्रैक्टिसेस जो हर रिलीजन में थी, उन्हें कुछ हद तक रिफॉर्म किया जा सकता है। और तो और उनका मानना था कि इससे देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा मिलेगा। वहीं कुछ लोग का मानना था कि इससे रिलीजियस फ्रीडम और माइनॉरिटी का राइट टू प्रैक्टिस रिलीजन पर इम्पैक्ट पड़ेगा। ये भी ओपिनियन था क्योंकि देश में अभी पार्टीशन हुआ था, ये बहुत जरूरी था कि माइनॉरिटीज को एश्योरेंस दी जाए कि इंडिपेंडेंट इंडिया में उन्हें उनके रिलीजन को फॉलो करने की फुल फ्रीडम दी जाएगी। क्योंकि यूसीसी के तहत इंडिया के सभी लोगों के सभी पर्सनल मैटर्स जैसे कि मैरिज, एडॉप्शन, इनहेरिटेंस, वो एक ही लॉ से गवर्न किया जाएगा। इसीलिए यूसीसी को आर्टिकल 44 जो कि एक डीपीएसपी है, वहां पे एज अ कॉम्प्रोमाइज ऐड किया गया था। डीपीएसपी जिसे हम डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी कहते हैं, उसका डेफिनेशन आर्टिकल 37 में समझाया गया। ये ऐसे डायरेक्शंस है जो हमारे फाउंडिंग फादर्स के द्वारा आने वाली गवर्नमेंट्स को दिए गए थे, जैसे कि एजुकेशन, हेल्थ प्रोवाइड करना,
चाइल्ड और वुमेन वेलफेयर पर ध्यान देना। पर अगर इनमें से किसी का भी वॉयलेशन होता है, उसे इन्फोर्स करने के लिए हम कोर्ट में नहीं जा सकते हैं। आर्टिकल 44 में यही लिखा गया था कि दैट द स्टेट शैल एंडेवर टू सिक्योर अ यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजंस थ्रू द टेरिटरी ऑफ इंडिया। यानी कि आने वाले टाइम में कोशिश की जाएगी कि यूसीसी को इंप्लीमेंट किया जाए, जिससे इंडिया के सभी सिटीजंस के पर्सनल मैटर एक ही लॉ से कवर हो। तो क्योंकि अब हमें यूसीसी के बारे में समझ आ गया है, तो आइए इसके कुछ फायदों के बारे में बात करते हैं। पर्सनल लॉज बहुत ही पुराने कॉन्सेप्ट से बेस्ड है। यहाँ तक कि बहुत पर्सनल लॉज ऐसे हैं जो 21st सेंचुरी के माइंडसेट को रिफ्लेक्ट ही नहीं करते, फिर चाहे वो प्रॉपर्टी इनहेरिटेंस के मामले में डिस्क्रिमिनेशन हो या फिर मैरिज लॉज में डिस्क्रिमिनेशन हो। ईयर 2005 तक हिंदू वुमेन को इंसेस्टर प्रॉपर्टी में शेयर नहीं दिया जाता था। आज भी अगर एक पारसी वुमेन नॉन पार्टनर से शादी करती है, उसे अपनी इंसेस्टर प्रॉपर्टी में राइट नहीं मिलता है। यूसीसी के आने से सभी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएगी, क्योंकि सभी पर्सनल लॉज को कॉन्स्टिट्यूशन से एडहियर करना होगा। यूसीसी के आने से सबसे बड़ा फायदा वुमेन को होगा। अभी मोस्टली सभी पर्सनल लॉज में वुमेन को मेन से कम हक दिए गए हैं। आज मुस्लिम पर्सनल लॉ में गर्ल मैरिज की एज प्यूबर्टी पर होती है और मुस्लिम मेन को पॉलीगैमी तक अलाउ। लेकिन हिंदू लॉ के कोडिफिकेशन के बाद बहुत सारी ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस जैसे कि पॉलीगैमी खत्म हुई है। तो वैसे ही माना जाता है कि अगर यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, मोस्टली सभी रिलीजन से ऐसी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिसेस खत्म हो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ईयर 1985 के एक बहुत फेमस केस मोहम्मद अहमद खान वैसे शाह बानू में यह कहा था कि यूसीसी आने से देश की यूनिटी और इंटीग्रिटी को बढ़ावा मिलेगा। कोर्ट ने यह तक कहा था कि हमारे बीच जो रिलीजन के कारण आर्टिफिशियल डिस्टिंक्शंस क्रिएट हुई हैं, वो भी काफी हद तक खत्म हो जाएगी जब सभी लोग एक ही लॉ से गवर्न होंगे। हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली हाई कोर्ट ने भी ये कहा था कि यूसीसी के आने से इंडिया की इंटीग्रेशन ज्यादा अच्छे से हो पाएगी। तो फिर ऐसा क्यों है कि फ्रीडम के 75 सालों के बाद भी वो हमारे फाउंडिंग फादर्स के विजन को इंप्लीमेंट नहीं कर पाएंगे? इसके 3 मेन रीजंस हैं। कुछ लोग का मानना है कि यूसीसी के आने से फंडामेंटल राइट्स वायलेट। आर्टिकल 25 यहाँ पर सिटीजन्स को राइट देता है अपने रिलीजियस प्रैक्टिसेस को एक्सरसाइज करने का। वहीं आर्टिकल 29 राइट देता है हर माइनॉरिटी ग्रुप को अपने डिस्टिंक्ट कल्चर को प्रिजर्व करने का। ये माना जाता है कि यूसीसी आने से सभी पर्सनल लॉ राइट्स जैसे कि शादी करने की विधि, डिवोर्स के ग्राउंड्स, यहाँ तक कि ये डिसाइड करना कि एक रिलीजियस प्लेस पे कौन एंटर करेगा और कौन नहीं एंटर करेगा, ऐसे राइट्स रिलीजियस ग्रुप्स के पास नहीं रहेंगे। शाह बानू के केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिक वर्डिक्ट में यही बोला था कि मुस्लिम वुमेन को डिवोर्स के बाद मेंटेनेंस सिर्फ 19 दिन के इद्दत पीरियड के लिए नहीं मिलेगा, पर सीआरपीसी के अंदर मिलेगा बाकी सभी वुमेन की तरह। पर ऑर्थोडॉक्स रिलीजियस ग्रुप की ऑपोजिशन के डर से कि ऐसी जजमेंट उनके पर्सनल लॉ को इंटरफेयर करती है, उस टाइप के राजीव गांधी गवर्नमेंट ने इस डिसीजन को ओवरटर्न कर दिया था। बात सिर्फ रिलीजियस माइनॉरिटीज की नहीं, बट ट्राइबल्स की भी है। इंडिया की अराउंड 8% पॉपुलेशन ट्राइबल पॉपुलेशन है और कॉन्स्टिट्यूशन उन्हें राइट्स देती है कि वो अपने पर्सनल लॉज खुद बनाए बेस्ड अपॉन देयर कस्टम्स एंड प्रैक्टिसेस। जैसे कि मेघालय एक मेट्रीलिनियल सोसाइटी है, ना कि पेट्रीलिनियल जैसे हमारा पूरा देश है। सबसे बड़ा डर ये है कि कहीं यूनिफॉर्मिटी के नाम पर मेजॉरिटी के रूल्स और लॉ कहीं माइनॉरिटीज पर इम्पोज ना कर दिया जाए। यहाँ तक तो मिजोरम ने असेंबली में एक रेजोल्यूशन पास किया कि वो यूसीसी के अगेंस्ट है। ये भी कहा जाता है कि एक बहुत मुश्किल काम है कि इतनी डाइवर्स सोसाइटी में यूनिफॉर्मिटी लाना, वो भी लोगों के पर्सनल लॉ से रिलेटेड। यहाँ तक कि हमारे तो क्रिमिनल लॉज भी यूनिफॉर्म नहीं है। तभी इंडिया में ड्रिंकिंग एज डिफरेंट स्टेट्स के लिए डिफरेंट है। गोवा, जो कि इंडिया का इकलौता स्टेट है जहां पर यूसीसी इंप्लीमेंट होता है, वहां पर भी अभी तक लॉज में यूनिफॉर्मिटी नहीं है। जैसे कि ऑल्दो पॉलीगैमी बैंड है, पर अगर एक हिंदू वुमेन 30 साल की उम्र तक एक मेल चाइल्ड को बर्थ नहीं देती है, तो गोवा के लॉज अलाउ करते हैं कि उसका हस्बैंड एक और शादी कर पाए। अब हमने दोनों साइड को सुन लिया है, तो आखिर फिर क्या होना चाहिए? कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ स्कॉलर्स जैसे कि फैजान मुस्तफा का मानना है कि यूसीसी को एक स्टेप वाइज फॉर्म में लाना चाहिए। सबसे पहले सभी पर्सनल लॉज को कोडिफाई करना चाहिए ताकि वो सभी फंडामेंटल राइट से कंपैटिबल हो और उनके डाइवर्ज इंटरप्रिटेशंस को कुछ हद तक कम किया जा पाए। यहाँ तक कि लॉ कमीशन की ईयर 2018 की रिपोर्ट में ये भी कहा था कि यूनिफॉर्म सिविल कोड इज नाइदर नेसेसिटी और डिजायरेबल एट दिस स्टेज इन द कंट्री। लेकिन ये सबसे जरूरी है कि सभी रिलीजन में जितनी भी डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस है उन्हें रिमूव किया जाए, जैसे हिंदू रिलीजन से ईयर 1950 में किया गया था। तो आपको क्या लगता है इस मुद्दे के बारे में?
क्या 75 ईयर्स के बाद टाइम आ गया है कि यूसीसी को इम्प्लीमेंट किया जाए? आप इसके बारे में मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। आज के लिए इतना ही, एंड मैं बहुत जल्द आपको एक और वीडियो मिलूंगा। धन्यवाद।